लोग एग्जीक्यूटिव आर्गन ऑफ दी स्टेट इस पर बात कर रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव आर्गन की बात करते करते सबसे पहली बात यह है कि आखिर एग्जीक्यूटिव शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर कहते किसको? जो कार्यपालिकी शक्ति है, इसका उपयोग कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका का संगठन कैसे होगा, इस पर बात की। कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, इस पर बात हुई। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका वास्तविक उपयोग ये मंत्रिमंडल करेगा। लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये शब्द है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यवहारिक तौर पर इसका उपयोग करती ही नहीं। इसका उपयोग मंत्रिमंडल ये करता है, और मंत्रिमंडल इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रत्येक मंत्री शामिल हो ऐसी पोजीशन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन से मंत्री कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर ये तय करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वरिष्ठ मंत्रियों को, जिनमें सामान्यतः विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये होते हैं, इन्हें कैबिनेट में रखते ही रखते हैं। वित्त मंत्री, और जिस व्यक्ति को वो रखना चाहें कैबिनेट में वो रहता है। तो एक्चुअल जो ताकत का उपयोग है वो कैबिनेट करती है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वास्तविक ताकत ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं बल्कि कैबिनेट में है। उसका संगठन ये कैसे होगा? तो हम लोगों ने 74 नहीं बल्कि 75 ये आर्टिकल देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इन टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर दल बदल के कारण से सदन की सदस्यता के अयोग्य हो गया है तो वो दोबारा मंत्री कब बनाया जा सकता है? मंत्री के लिए सदन की सदस्यता, सदन के जो दो संसद के जो दो सदन हैं उनमें से एक की सदस्यता ये अनिवार्य है। कितने समय के भीतर लेनी होगी, ये सारी चीजें। तो एग्जीक्यूटिव, उसकी ताकत क्या है, और एग्जीक्यूटिव का संगठन ये कैसे होगा? एग्जीक्यूटिव के मेंबर कौन कौन हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। ये सारी बातें हमने देखी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन से संबंधित विवाद हो, उनका न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। ये हम लोगों ने देखा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके पद में एक साथ रिक्ति हो जाए तो संसद विधि बनाकर इस संबंध में व्यवस्था करेगी। ये सारी बातें हुई, लेकिन एक बात अनुत्तरित अब तक है कि आखिर कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका क्या क्या कर सकती है, यानी कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, ये कहां तक है। जैसे विधायिका की जो विधायी शक्ति है उसका विस्तार कहां तक है, तो कहते हैं विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार सिर्फ विधायन तक है, या फिर उन मामलों के लिए जिन मामलों में विधायिका से अपने कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की अपेक्षा की गई है। अपने कार्य संचालन के लिए विधायिका स्वयं नियमों का निर्माण ये करेगी। हाँ, ये ठीक है कि ज्वाइंट सेटिंग, जब संसद के दोनों सत्रों का एक साथ, ठीक है, उन्हें आहूत किया जाएगा या उनका ज्वाइंट सेशन चलेगा, तब उस ज्वाइंट सेशन को चलाने के लिए जो नियमों के निर्माण की ताकत है वो किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो कार्यपालिकी शक्ति ये कौन सी है? क्योंकि विधायी शक्ति का विस्तार कहां तक है ये बिल्कुल तय है। आगे हम लोग जुडिशरी के बारे में देखेंगे, तो अभी जुडिशरी आपने पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल जुडिशरी हो, स्टेट की जुडिशरी हो, कहीं की हो, उसकी न्यायिक शक्ति का विस्तार यानी जुडिशियल कैपेसिटी में वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन कार्यपालिकीय शक्ति, इसका विस्तार कहां तक होगा, इसके बारे में सिर्फ आर्टिकल 73 ये दिखाई देता है।
लेकिन क्या सिर्फ आर्टिकल 73 तक ही कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है? क्या उन बातों तक ही जिनका जिक्र अनुच्छेद 73 में हुआ? अनुच्छेद 73 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होगा जिन विषयों के संबंध में केंद्रीय विधायिका को विधायन की ताकत प्राप्त है। और दूसरा कहता है कि आपका किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। नहीं, एक जुडिक्शन कार्यपालिकी शक्ति के आधार पर केंद्रीय कार्यपालिका को मिल रहा है कि वह उन विषयों के संबंध में कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर पाए जिन विषयों तक विधायन की ताकत केंद्रीय विधायिका को प्राप्त है। लेकिन क्या सिर्फ यही कि जिन विषयों का जिक्र केंद्रीय विधायिका के लिए विधायन के विषय के तौर पर हुआ है, उन्हीं विषयों के संदर्भ में केंद्रीय जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, या फिर जो संधि, करार आदि केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा किए गए उनके आधार पर जो अधिकार केंद्रीय कार्यपालिका को मिल रहे हैं उन तक कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। क्या इसके अलावा केंद्रीय कार्यपालिका किसी अन्य विषय पर कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती? जब हम इस विषय का परीक्षण शुरू करते हैं तो हमें यह दिखाई देता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से पद हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति हो, चाहे केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो, चाहे वित्त आयोग हो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे सुप्रीम जुडिशियरी उनमें जस्टिस की नियुक्ति करनी हो, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनकी नियुक्ति करनी हो, ये सब केंद्रीय कार्यपालिका कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार ये सिर्फ अनुच्छेद 73 तक नहीं है। इससे एक बात तो तय हो गई, क्योंकि अगर वो किसी प्राधिकारी की नियुक्ति, किसी हाई ऑफिशियल की नियुक्ति कर रहे हैं तो कोई ताकत उन्हें जो मिली है उस ताकत का नेचर विधायी तो नहीं हो जाएगा, न्यायिक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक शक्ति का प्रयोग कौन सा है वो ऑलरेडी तय है कि ये न्यायिक शक्ति का प्रयोग है। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में क्या होता है? सामान्यतः पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णयन ये किया जाता है, और पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णयन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कानून की होती है, और विधि अनुसार साक्ष्य के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णयन ये करने का जो टोटल संव्यवहार है इसी को न्यायिक शक्ति का प्रयोग ये कहा जाता है। न्यायिक शक्ति के प्रयोग का मतलब ही है कि आप साक्ष्य के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णयन कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है अमुक संपत्ति उसकी है, आप कहते हैं कि अमुक संपत्ति मेरी है। आप दोनों के सांपत्तिक अधिकारों का न्याय निर्णयन साक्ष्य के आधार पर जब किया जाएगा तो इस टोटल संव्यवहार को जो हम नाम देंगे वो नाम देंगे न्यायिक शक्ति का प्रयोग। जब ये न्यायालय के द्वारा किया जाएगा तो इसे न्यायिक न्याय निर्णयन ये कहा जाएगा। जैसे आपका डिग्री की परिभाषा हम लोग सीपीसी में पढ़ते हैं, क्या कहता है? डिग्री न्यायालय के द्वारा औपचारिक तौर पर अभिव्यक्त एक ऐसा न्याय निर्णयन है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का, किसी एक अधिकार का या पक्षकारों के समस्त अधिकारों का निश्चायक तौर पर अवधारण किया जाता है। जब एक अधिकार का न्याय निर्णयन ये किया जाता है तो उस न्याय निर्णयन को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक डिग्री। और जब समस्त अधिकारों का न्याय निर्णयन होता है तो हम उसे अंतिम डिग्री ये कहते हैं। अधिकतम किसी न्याय निर्णयन के, ठीक है, अंदर दो प्रकार की डिग्रियां हो सकती, एक प्रिलिमिनरी दूसरी फाइनल, अदरवाइज एक हो, लेकिन ये न्यायालय का न्याय निर्णयन है।
जिसकी औपचारिक तौर पर अभिव्यक्ति की जाती है। यह भी कहता है औपचारिक तौर पर अभिव्यक्ति डिग्री इसकी की जाती है, इसके मतलब तरीका डिग्री को अभिव्यक्त करने का कहीं ना कहीं दिया होगा, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो उसके औपचारिक तौर पर अभिव्यक्ति संभव ही नहीं है। किसी भी चीज की औपचारिक तौर पर अभिव्यक्ति तभी संभव है, या यूं कहें कि औपचारिक तौर पर किसी काम को किए जाने का अर्थ ही यह होता है कि काम को करने का तरीका ऑलरेडी निर्धारित है। जैसे शादी में औपचारिक निमंत्रण दिया जाता है तो निमंत्रण देने का तरीका निर्धारित है, आप कार्ड देते हैं आदि आदि। जो औपचारिक तौर पर कार्यक्रम किए जाते हैं या औपचारिक तौर पर कृत्य किए जाते हैं, उनका मतलब ही यह है कि काम को करने का तरीका निर्धारित है और आपको उसी ढंग से काम को करना है। ये फॉर्मल ढंग है काम को करने का, और अनफॉर्मल ढंग काम करना है, किस तरह करना है इसका महत्व नहीं है। जब रिश्ते फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, तो नमस्ते भी की जाती है, सीट भी ऑफर की जाती है, और जिसको सीट ऑफर की जाती है वो एक निश्चित ढंग से सीट को ग्रहण करता है। जब अनफॉर्मल रिश्ते होते हैं तो फिर कुछ नहीं होता, आप गए चाहे जहां बैठ गए चाहे जो कुछ किया। तो फॉर्मल अनफॉर्मल डिग्री कहती है कि न्यायिक निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। पहला, न्यायालय का न्याय निर्णयन ये होना चाहिए। दूसरा, उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब डिग्री, इसको अभिव्यक्त करने का तरीका कहीं ना कहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया तो उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति संभव है ही नहीं। कहां दिया? तो आदेश 20 हम लोग देखते हैं सीपीसी का ऑर्डर 20, वो डिग्री और ठीक है आपका जजमेंट, निर्णय और डिग्री इससे संबंधित है। वहां यह बताया है कि जो सिविल कोर्ट का निर्णय आएगा या सिविल कोर्ट की डिग्री होगी, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे। और चूंकि डिग्री या निर्णय को अभिव्यक्त करने का औपचारिक तरीका आ गया, इसलिए डिग्री की डेफिनेशन में यह लिखा हुआ है कि डिग्री क्या है? न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। तो वो न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति न्यायालय के न्याय निर्णयन की है। इसका मतलब यह है, या इससे यह मतलब निकल रहा है कि अन्य प्राधिकारी भी हैं जो न्याय निर्णयन करते होंगे, अन्यथा यह कहने की जरूरत नहीं थी कि डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि फिर तो न्याय निर्णयन है, इसका मतलब न्यायालय ने किया। अगर एक ही व्यक्ति एक काम को कर सकता है और वो काम हुआ है तो ये माना जाएगा उसी ने किया, क्योंकि एक के अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर यह कहा जा रहा है कि फला काम करेगा तो यह माना जाएगा काम हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उस काम को कोई और भी कर सकता है, लेकिन वो और करेगा तो हम ये नहीं मानेंगे कि काम हुआ। जब वो करेंगे तभी मानेंगे कि काम हुआ। तो ये बोलने का ढंग एक इंफॉर्मेशन देता है कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी सिर्फ न्यायालय नहीं है, इसके अलावा भी है, क्योंकि वो कहता है डिग्री क्या है? न्यायालय के न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। अगर न्याय निर्णायक प्राधिकारी सिर्फ एक होता न्यायालय, तो फिर इस बात को कहना जरूरी नहीं था, और अनावश्यक बात विधायिका कभी कहती नहीं। इसका मतलब ही यह निकल आया कि न्याय निर्णायक अथॉरिटीज सिर्फ न्यायालय नहीं है, इसके अलावा भी हैं। तो हम लोग जब सीपीसी पढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं, वे भी न्याय निर्णयन का काम करती हैं। और जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं उनके लिए आप जो नाम उपयोग करते हैं वो ट्रिब्यूनल ये कहते हैं उनको, और वो ट्रिब्यूनल होती हैं, वे भी न्याय निर्णयन का काम करती हैं। आप
यहां देखेंगे तो यहां दो ट्रिब्यूनल तो आपको काम करती दिखाई ही देंगी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसके अलावा कंज्यूमर फोरम, और तीसरा आप देखेंगे जाके तो श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट, दैट इज आल्सो अ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल की काम करने की जो प्रक्रिया है वो उसी एक्ट में दी रहती है जिस एक्ट में ट्रिब्यूनल का गठन होता है, और न्यायालयों के काम करने की प्रक्रिया के लिए अलग से कानून बनता है। जैसे सिविल कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, सीपीसी के मुताबिक, क्रिमिनल कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, सीआरपीसी के मुताबिक, और लेबर कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, तो लेबर कोर्ट का गठन जिस न्यायालय में हुआ है उस न्यायालय में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। जो कंज्यूमर फोरम, जिसे आप अब उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, वो कैसे फंक्शन करेगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रक्रिया दी गई उसके मुताबिक। और अगर कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए, तो फिर ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक काम करती है, तब प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक चलेगी। ये सारी स्थिति है। तो न्यायिक शक्ति का प्रयोग, इसका अर्थ यह हुआ कि जब पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णयन किया जाए, साक्ष्य के आधार पर किया जाए, तो इस सारे संव्यवहार को हम एक नाम देते हैं न्यायिक शक्ति का प्रयोग। विधायी शक्ति का प्रयोग, विधायी शक्ति के प्रयोग के साथ भी यही पोजीशन है, यही स्थिति है कि सामान्यतः जब विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो अंतर्गत अनुच्छेद 245, 246, 247, 248 इससे शासित होता है। और इस प्रक्रिया के उपयोग के लिए जो आर्टिकल तरीका बताते हैं, जिन आर्टिकल्स में चर्चा की गई कि शक्ति का प्रयोग जो 245 से लेकर 248 से प्राप्त होगी, संबंधित विधायिकाओं को, वे विधायिकाएं इस शक्ति का उपयोग किस प्रकार करेंगी, तो उसके लिए 107, 108, 109, 110 से लेकर के हम लोगों ने 123 बल्कि 122 कहे, तो वहां तक प्रक्रिया देखी थी। तो विधायी शक्ति क्या है, आपका न्यायिक शक्ति क्या है, ये तो पता लग गया, लेकिन कार्यपालिकीय शक्ति क्या है, इसको जब हम खोजने निकलते हैं तो कार्यपालिका का संगठन, कार्यपालिका के सदस्य, उनके चुने जाने का तरीका, ये तो सब मिल जाता है। लेकिन जहां तक कार्यपालिकी शक्ति क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमें कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों को जहां पर रखा गया है वहां पर सिर्फ अनुच्छेद 73 प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सिर्फ अनुच्छेद 73 ये कार्यपालिकी शक्ति को परिभाषित कर रहा है या कार्यपालिकी शक्ति के विस्तार को बता रहा है, अर्थात कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकेगा ये बता रहा है। इसके लिए सिर्फ अनुच्छेद 73 है। यदि हम ऐसा निष्कर्ष निकालें तो यह निष्कर्ष वास्तविकता के नजदीक दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आर्टिकल 298 आएगा, वो कहेगा कि केंद्रीय कार्यपालिका को संविदा करने की ताकत होगी, व्यापार करने की ताकत होगी। 298, 299 ये आएंगे। आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के अधिकारी होंगे जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका को है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, विभिन्न कमीशन आएंगे, राजभाषा आयोग आएगा, बैकवर्ड कमीशन आएगा, विभिन्न प्रकार के आयोग होंगे जिनमें नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका का होगा। कि कौन सी कार्यपालिका? केंद्रीय। राज्यों के राज्यपाल होंगे जिनमें नियुक्ति का अधिकार किसका होगा? केंद्रीय कार्यपालिका का। और इसके अलावा आपको संविधान में हो सकता कोई प्रोविजन न मिले, लेकिन इसके बाद भी जब कभी भारत राष्ट्र को
एज अ नेशन रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो केंद्रीय कार्यपालिका ही उसे रिप्रेजेंट करेगी। अभी यूएनओ में अगर कोई असेंबली आयोजित हो तो भारत ने भाग लिया, ये कब माना जाएगा? जब भारत के विदेश मंत्री भाग लेंगे। इसका मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करने का काम जब भी केंद्रीय कार्यपालिका के पास, ठीक है। तो कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार सिर्फ 73 में वर्णित विषयों तक है, ऐसा सोचना मूर्खता भले ही ना हो लेकिन बुद्धिमत्ता तो कतई नहीं है। इसका मतलब केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सिर्फ उन विषयों तक भी नहीं है जिन विषयों का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी हुआ है, और उन कामों को न्यायपालिका या विधायिका को नहीं दिया गया। यानी न्यायपालिका या विधायिका को अगर दे दिया तब तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत भी आ ही गए, विधायी शक्ति के अंतर्गत भी आ ही गए। लेकिन अगर कोई काम इस प्रकार उल्लिखित है कि उसे करने वाले प्राधिकारी का नाम नहीं लिखा है तो भी उस काम को करना कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत तो है ही नहीं। होता तो लिखा होता स्पेसिफिकली कि दिस एक्ट विल बी परफॉर्म्ड बाय द हायर जुडिशरी, दैट में बी हाई कोर्ट, दैट में बी सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस पर, ठीक है, फंक्शन विल बी फंक्शनड बाय द लेजिस्लेचर, दैट में बी सेंट्रल, दैट में बी लेजिस्लेचर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। ये सारी चीजें होती, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे जो संपन्न होंगे, लेकिन उन कामों को संपन्न करने के लिए जो निर्णायक प्राधिकारी उसका कोई जिक्र नहीं है, तो वो सारे काम कार्यपालिका के द्वारा किए जाएंगे ऐसा माना जाता है। और कुछ के बारे में स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे सुप्रीम जुडिशरी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, केंद्रीय जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति वे करेंगे। लेकिन अन्य काम जिनके लिए स्पेसिफिकली नहीं कहा गया कि वे करेंगे, वे करेंगे, कहीं नहीं कहा कि विदेश नीति का निर्माण वो करेंगे वो फॉरेन पॉलिसी वही डिसाइड करेंगे, किससे हमारी लड़ाई रहेगी, किससे हमारी मित्रता होगी, वो सारा कुछ वही डिसाइड करेंगे। वो जुडिशियल फंक्शन नहीं है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगा कि किससे हमारा क्या होगा, ठीक है, नहीं विधायिका तय कर सकती है। केंद्रीय कार्यपालिका उस सारे काम को करेगी कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारी रक्षा नीति क्या होगी, सारी चीजें वो तय करेंगे। अर्थनीति क्या होगी, आप अर्थनीति तय कर सकते हैं, बस वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को क्रॉस नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन क्या है कि जो 39 कहां दिया, अनुच्छेद 39D और आपका शायद सी कि संसाधनों का संकेंद्रण, ठीक है, एक कुछ हाथों में ना हो जाए, वो इस प्रकार बटा रहे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, ठीक है। लेकिन सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन करने के लिए हम पब्लिक सेक्टर इसको प्रमोट करेंगे या प्राइवेट सेक्टर इसको प्रमोट करेंगे, इसको तय करने का पूरा हक किसको, केंद्रीय कार्यपालिका को है। तो इसका मतलब केंद्रीय कार्यपालिका को, या कार्यपालिका कोई हो, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट हो, उसकी कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार ये किसी एक अनुच्छेद तक सीमित हो या कुछ अनुच्छेदों तक सीमित हो, यह बात नहीं है। इसका मतलब कार्यपालिकीय शक्ति कुछ अवशिष्ट प्रकार की शक्ति है, और यही बात रामजवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कही गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्यायित करने की कोशिश की कार्यपालिकीय शक्ति यानी क्या, तो उन्होंने कहा कि न्यायिक शक्ति और विधायी शक्ति, इसे छोड़ देने के बाद जो कुछ बचे वो सब कार्यपालिकीय शक्ति है और उसका प्रयोग केंद्रीय कार्यपालिका करेगी। इसका मतलब यह हुआ
कि केंद्रीय कार्यपालिका के काम और केंद्रीय कार्यपालिका की ताकत स्टेट के 2 ऑर्गन्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो गई, और इसीलिए आपको सरकार बहुत ताकत में दिखाई देती है, और इसीलिए लोगों को गलतफहमी रहती है कि सरकार जो चाहे सो कर सकती है, जो चाहे सो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकती है। वो जो कुछ नहीं कर सकती वो सिर्फ न्यायिक शक्ति का प्रयोग है, और जो कुछ नहीं कर सकती वो सिर्फ विधायी शक्ति का प्रयोग है। और यह भी कहना बहुत हद तक जायज नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कार्यपालिका ही करती है। इसका मतलब ट्रिब्यूनल्स की स्थापना जब वो करते हैं तो ट्रिब्यूनल्स में वही अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। इसका मतलब न्यायिक शक्ति का प्रयोग भी कहीं ना कहीं वो कर ही लेते हैं, यद्यपि ट्रिब्यूनल का निर्णय फाइनल नहीं है। अगर पक्षकार असहमत रहते हैं तो उन्हें न्यायपालिका में उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का हक रहता है, और फिर न्यायालय जो तय करेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, और ट्रिब्यूनल का निर्णय उसमें विलयन के सिद्धांत के मुताबिक विलय कर जाएगा। और कानून की नजर में जो निर्णय बचेगा वो कौन सा होगा? अपीलेट कोर्ट का निर्णय। और अपीलेट कोर्ट का निर्णय किसके द्वारा आएगा? न्यायपालिका के द्वारा। इसलिए अंतिम रूप से न्यायिक शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा किया गया ऐसा कहा जा सकेगा। और यदि अपील करने की जरूरत ही ना पड़ी, ट्रिब्यूनल से दोनों पक्षों को संतोष प्राप्त हो गया, तो आगे कोई विवाद बचेगा ही नहीं और न्यायपालिका तक मसला जाएगा ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जो कहती है कि विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण न्यायपालिका के द्वारा होना चाहिए, उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल से ही मामला डिसाइड हो गया, विवाद बचा ही नहीं। जब विवाद बचा ही नहीं तो फिर न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय की कोई जरूरत नहीं बची। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल से असंतोष है तो विवाद का अंतिम निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और तब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो फाइनल हो जाएगा, वो फॉलो हो जाएगा कि विवाद का अंतिम निस्तारण तो न्यायालय से ही हुआ। उससे पहले सुलझ गया तो विवाद ही नहीं बचा, तो अंतिम निस्तारण की कोई जरूरत बची ही नहीं। क्योंकि ट्रिब्यूनल का संगठन सरकार करती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग ये भी कर रही है। और विधायी शक्ति, ये तो आपने देखा ही, विधायी शक्ति का प्रयोग ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, कम से कम 7.5 महीने तक तो वो कानून के समान प्रभाव ये उत्पन्न नहीं कर देंगे। और 7.5 महीने बाद भले ही ऑर्डिनेंस अस्तित्व में ना रहे, लेकिन उसके अंतर्गत जो काम किए गए वे पूरी तरह वैध माने जाएंगे। तो इसलिए इसके अलावा भी विभिन्न जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन के अभिव्यक्त प्रावधानों के द्वारा केंद्रीय कार्यपालिका को नियम बनाने की ताकत यह दी गई। उन नियमों का प्रभाव भी कानून के समान है। तो आप देखेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं शक्ति संपन्न है विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में प्रवेश करने को, लेकिन न्यायपालिका या विधायिका ये सरकार के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सरकार बहुत ताकत में दिखाई देती है, और इसलिए लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सरकार सब कुछ कर सकती, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, वो न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती और वो विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। न्यायिक शक्ति क्या है ये आपको पता है, या इसको डिफाइन किया जा सकता है। विधायी शक्ति क्या है ये पता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन कार्यपालिकीय शक्ति ये क्या है, इसको परिभाषित कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए इसे निगेटिवली डिफाइन करते हैं, नकारात्मक रूप से परिभाषित करते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसे नकारात्मक रूप से ही परिभाषित किया है, और ये कहा है कि विधायी शक्ति और कार्यपालिकी शक्ति, इसे छोड़ देने के बाद जो कुछ शेष बचता है वो सब कार्यपालिकी शक्ति, इसका प्रयोग है। राम जवाया कपूर में हुआ क्या था, स्टेट ऑफ पंजाब में, ये स्टेट ऑफ पंजाब में नहीं बल्कि हर जगह ये कानून है कि सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे उन स्कूलों में वही किताबें पढ़ाई जाएंगी
जो सरकार तय करेगी, उसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़ाई जा सकती। सरकार ने यह तय किया कि अब से हमारे रिकॉग्नाइज स्कूलों में, हमारे द्वारा रिकॉग्नाइज स्कूलों में वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जिन्हें हम ही छापेंगे, इसके अलावा कोई नहीं छापेगा, हम ही छापेंगे। और उन्होंने क्या किया, जिस लेखक की किताब पसंद की छापने के लिए, क्योंकि सरकार लिखती किताबें थोड़े लिखती है, ये ठीक है कि हम छापेंगे तो किसी की छापेंगे ना, तो जिस लेखक की किताब उन्होंने पसंद की छापने के लिए, उससे कॉपीराइट खरीद लिया और ये कहा कि हम आपको इतनी रॉयल्टी देंगे, कॉपीराइट हमारे पास रहेगा और हम ही छापेंगे इसको और कोई नहीं छापेगा। उस किताब को छापने वाले जो अन्य प्रकाशक हैं, जैसे आप देखेंगे जब हमारे समय इंटर की फिजिक्स किताब पढ़ी जाती थी तो कुमार मित्तल की किताब बड़ी अच्छी मानी जाती थी। अब मान लीजिए कुमार मित्तल से ही सरकार ने समझौता कर लिया, यानी कॉन्टेक्ट कर लिया कि आपकी किताब सिर्फ हम छापेंगे और कोई नहीं छापेगा, और उसके बदले हम आपकी इतनी रॉयल्टी देंगे और हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में आपकी किताब मेरे नाम से चलेगी क्योंकि कॉपीराइट हमने खरीद लिया। कुमार मित्तल की किताब इस समय कोई और प्रकाशक भी छाप रहा है, फिर वो प्रकाशक नहीं छाप सकेगा, ठीक है ना, फिर कैसे, तो सरकार ने खरीद लिया या सरकार को आपने बेच दिया। तो ये स्थिति पंजाब में निर्मित हुई कि उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में हमारी किताबें चलेंगी, हम जो छापेंगे वही चलेगी, और उसके लिए उन्होंने एक लेखक की किताब पसंद की, उससे कांटेक्ट किया और उसके प्रकाशन के अधिकार खरीद लिए। जो अन्य प्रकाशक उस किताब को छाप रहे थे वे सब सुप्रीम कोर्ट आ गए और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी व्यापार, आजीविका या वृत्ति इसे चलाने का हक, जब इन्होंने ना ये एक्टिवली हमारे इस अधिकार को ले सकते हैं, ना ये पैसिवली हमारे इस अधिकार को ले सकते हैं। काम का पैसिवली किया जाना ये कब कहा जाएगा, जब आपने वो परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें वही काम होगा, तो आप काम को डायरेक्ट, ठीक है, एक्टिवली नहीं कर रहे हैं बट पैसिवली कर रहे हैं, ये माना जाएगा। काम को करने के दो तरीके, एक्टिवली, पैसिवली, तो आप पैसिवली काम को कर रहे हैं, ये माना जाएगा। तो उन्होंने कहा इन्होंने पैसिवली हमारे फंडामेंटल राइट को न्यून कर दिया है, और अगर ऐसा ये करना चाहते हैं तो नो डाउट ये कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आपको कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु राज्य युक्ति संगत प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है। कैसे? विधि के द्वारा, विधि बनाकर, क्योंकि ये, और विधि बनाएंगे तो लेजिस्लेचर में कानून लाए, क्योंकि विधि बनाने का हक तो इन्हें थोड़ी है, विधायिका को है। ये कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इनके द्वारा ये जो काम किया गया जिससे पैसिवली हमारा फंडामेंटल राइट एडवर्सली इफेक्ट हो गया है, ये इन्हें रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार का कदम एकदम ठीक है, क्योंकि सरकार ने यह कहा कि उसके रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में उसके द्वारा छापी गई किताब चलेगी, और उसके लिए उन्होंने एक लेखक, उससे कांटेक्ट किया। अगर आपको कोई ग्राइवेंस है, आपका उस लेखक से कोई कांटेक्ट था ऑलरेडी क्या, अगर वो कांटेक्ट खत्म हुआ है, उससे आपको कोई नुकसान हो तो लेखक जाने, आप जानो भाई, उसने दूसरे से कांटेक्ट कर लिया तो छठी, अगर आपको ही कोई कांटेक्ट था तो उससे क्लेम करो, ठीक। और दूसरी बात कि सरकार अगर यह कहे कि आप अब किताबों में व्यापार करोगे ही नहीं, ठीक है, आप किताबों का व्यापार नहीं कर सकते, तो आपकी बात ठीक है कि विधि बनाकर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा, सरकार ने कहा इस लेखक की किताब आप नहीं छापोगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे मेरा कांटेक्ट हो गया, इसी विषय पर अन्य लेखकों की छापो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खूब छापो, हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। और रामजोबाई कपूर में उन्होंने कहा कि सरकार कार्यपालिकी शक्ति में ऐसा कर सकती है, इसके लिए उसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत वो सारे काम कर सकती है
जो विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं है, जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं है। यानी न्यायिक शक्ति और विधायी शक्ति को छोड़कर जो कुछ बचता है वो सब कार्यपालिकी शक्ति है। इसका मतलब कार्यपालिकी शक्ति को अगर आइडेंटिफाई करना है या ये देखना है कि कोई काम किस कैपेसिटी में हुआ है, तो बस केवल इतना देखना चाहिए कि वो काम क्या न्यायिक प्रकृति का है, क्या वो काम विधायी प्रकृति का है। अगर वो न्यायिक प्रकृति का है तो न्यायपालिका, विधायी प्रकृति का है तो विधायिका, अदरवाइज वो कार्यपालिकीय शक्ति के आधार पर ही किया गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं, यदि काम को किया जाना है, यदि काम को किया जाना है तो केवल यह तय करना कि काम को किया जाना है, इससे काम हो नहीं जाएगा। काम कौन करे, काम के कर्ता को भी डिसाइड करना पड़ेगा। और काम के कर्ता को जब आप डिसाइड करेंगे तो राज्य के 3 ही अंग हैं जो कामों को करेंगे। उन 3 अंगों में से कौन सा अंग काम करे, अगर ये डिसाइड होना है तो फिर काम की प्रकृति देखी जाएगी। काम किस नेचर का है। काम अगर न्यायिक शक्ति के प्रयोग को अपने में अंतर्निहित करता है तो वह न्यायालय द्वारा या न्यायिक शक्ति का उपयोग करने वाले राज्य के अंग उसके द्वारा किया जाएगा। विधायी शक्ति का प्रयोग अंतर्वलित करता है तो विधायिका द्वारा, और अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग अंतर्वलित नहीं करता तो फिर वो काम कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कार्यपालिकीय शक्ति अवशेषी प्रकार की शक्ति है। अब एक और कार्यपालिकीय प्राधिकारी जिसका जिक्र भारत के संविधान में हुआ है, कहा अनुच्छेद 76 में, उसकी बात बचती है। तो अनुच्छेद 76 आपका कहता है कि भारत का महान्यायवादी, देखिए 2 शब्द आप सुनते हैं, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक दूसरा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? शायद तुषार मेहता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शायद वेंकट रमणी या वेणुगोपाल, ऐसे करके कुछ नाम है, कि वेणुगोपाल हो, वेंकट रमणी, ऐसे करके कुछ है। यानी अटॉर्नी जनरल अलग है, सॉलिसिटर जनरल अलग है। फर्क क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकारी, उनका जिक्र संविधान में है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये वैधानिक प्राधिकारी है। इनकी नियुक्ति कानून के अनुसार होती है और महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के आधार पर होती है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति उस कानून के आधार पर होती है जो संविधान की तुलना में कम प्राधिकारिता का माना जाएगा। ठीक है, वो विधिक प्राधिकारी हैं, वैधानिक प्राधिकारी हैं, और ये संवैधानिक प्राधिकारी हैं, इसलिए इनकी स्थिति उच्चतर है। ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। और सॉलिसिटर जनरल ये सेकंड सर्वोच्च, सेकंड सुप्रीम विधि अधिकारी हैं, ये दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, और दोनों के फंक्शंस एक हैं। क्यों? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे सर्वोच्च, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो सारे वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सब नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ के न्यायालयों में देखते हैं डीजीसी और एडीजीसी और फलाना और डिमाका। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकारी सर्वोच्च, और इससे नीचे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं जो इनकी सहायता के लिए, और फिर उनकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये नियुक्त किए जाते हैं। और ये सारे अंततः अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीन हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्हें जो जो बताएंगे ये वही काम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, एलिजिबिलिटी उसकी क्या है, वो आर्टिकल 76 बताता है। कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अब ये भी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, क्योंकि ये न्यायिक ढंग का प्रावधान नहीं है।
न्यायिक शक्ति के प्रयोग को अंतर्वलित नहीं करता, न विधायी शक्ति के प्रयोग को अंतर्वलित करता है। इसलिए इसकी नियुक्ति कार्यपालिकीय शक्ति के आधार पर कार्यपालिका के द्वारा की जा रही है, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि नियुक्त करेगा इसका मतलब शक्ति प्रदाता उपबंध तो ये हो ही गया। तो ये अगर शक्ति दे रहा है तो इस शक्ति का नेचर क्या है? नेचर इसका न्यायिक तो नहीं है, विधायी तो नहीं है, ये कार्यपालिकीय नेचर का प्रावधान है। और उच्चतम न्यायालय में जो व्यक्ति नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 124 अब शुरू ही होना चाहता है, वो बताएगा कि क्या क्या। फिर दूसरा कहता है ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे। राष्ट्रपति निर्देशित करें या सौंपे मीनिंग देयर बाय मंत्रिमंडल, क्योंकि वॉट एवर विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन फैक्ट दैट विल बी डन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिकॉज ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 सॉरी, ठीक है, या तो 74 या 77 इनके आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा अपने में निहित कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और यहां कार्यपालिकी शक्ति का ही प्रयोग हो रहा है कि विधि संबंधी ऐसे विषय है जिन्हें वे उन्हें निर्देशित करना उचित समझे, उन्हें वो निर्देशित करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति उनसे राय मांग सकते हैं निर्देशित करके, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनसे राय मांग सकती है। अच्छा, कहता है कि और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उसको समय पर निर्देशित करें, और कोई काम करने के लिए उन्हें निर्देशित करते थे वो करें, और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उसको इस संविधान द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए। विभिन्न सीआरपीसी आप देखेंगे, सीपीसी देखेंगे, वहां लिखा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल अमुक विषय पर मुकदमा न्यायालय की अनुमति के बिना ला सकेंगे। तो विधि ये अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल को दे रही है, तो वे उस अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। या इस संविधान द्वारा उन्हें कोई अधिकार दिया जा रहा, या इससे संविधान के प्रवृत्त होने से पूर्व उन्हें कोई अधिकार था, तो वो सारे अधिकारों का प्रयोग और सारे कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे। अब स्वयं सारे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये अपॉइंट किए जाते हैं, और उनकी नियुक्ति संविधान में नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होती है। उसके लिए विशेष कानून है, उसका नाम इस समय में याद नहीं है। ठीक है, आगे कहता है महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। मीनिंग देयर बाय नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, और सिविल जज जूनियर डिवीजन के कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सब जगह उन्हें सुनवाई का अधिकार है। इसका मतलब उन्हें सुना ही जाएगा, उन्हें कोई वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है, सुनवाई का अधिकार होगा। और ये वही संविधान दे रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का गठन हो रहा है, सेम सोर्स है, इसलिए यू कैन नॉट ओवरलुक। ठीक है ना, तो आप सभी राज्य क्षेत्रों में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करें। प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब तक उन्हें पद पर रखना चाहेंगे तब तक वो पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति जब तक रखना चाहेंगे, इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब तक रखना चाहेगी, और सरकार के बदलते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बदल जाती है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बदल ही जाते हैं अक्सर। लेकिन अगर ना बदले तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वे अपने पद धारण करेंगे। उम्र भी कोई नहीं रखी, ऐसा कोई एज नहीं कि इस एज पर रिटायर होंगे, कोई एज नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करें। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट खत्म है। अब हम लोग बात करेंगे जुडिशियल आर्गन की, जो 124 से शुरू हो जाएगा अब, और 124 से हम लोग सोमवार से बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात बताएंगे कि यूएस फॉर्म ऑफ द
गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ दी गवर्नेंस में इसमें फर्क क्या होता है, छोटी सी बात है, बता देंगे। और बाकी सोमवार से फॉर्मली हम लोग सुप्रीम कोर्ट का गठन, शक्तियां आदि पर बात करना प्रारंभ करेंगे, देखेंगे।